एक कवि ने तो इतनी लंबी कविता सुनाई तो बोले कि घड़ी देखते हुए कहने लगा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं घड़ी नहीं देख पाया। तो सामने बैठा श्रोता बोला, पीछे लटका हुआ कैलेंडर तो देख लेता। दिन बदल गया। एक कवि ने इतनी लंबी कविता सुनाई कि सामने बैठा एक श्रोता वीर गति को प्राप्त हो गया। उस कवि पे बाकायदा हत्या का मुकदमा चला, मामला कोर्ट में पहुंचा। जज ने कहा, हे कवि, तुम्हारी कविता सुन के एक श्रोता के प्राण पखेरु उड़ गए, तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। कवि बोला, जज साहब, मैं वही कविता आपको सुनाना चाहता हूं। ऐसी कविताएं भी लिख रखी है इन्होंने, लेकिन आज नहीं सुनाएंगे। आज हम पूज्य माता जी के पास बैठे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और वास्तव में मेरे पुनर्जन्म के कोई ऐसे योग रहे होंगे, देवी योग रहे होंगे, कि मैं इतनी दिव्य अनुभूति, इतनी दिव्य आत्मा के पास बैठा हूं। मैं चाहूंगा एक बार इस अद्भुत दृश्य के लिए आप, भारी है आंचल वसुधा का जिसके हम आभारी हैं, आभारी है गगन धरा का खिली हुई फुलवारी है, और फुलवारी में माने ही तो दृश्य दिखाए दुनिया के हर एक रिश्ते पर मां की ममता भारी है। और यकीन मानिए ये ममता 5000 वर्ष तक बनी रहेगी। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, सच में। मैं बार बार इस बात का जिक्र भी कर रहा हूं। मैं तो एक बार एक कवि सम्मेलन का संचालन कर रहा था, आयोजकों ने कहा आज एक संस्कृत का कवि भी कविता पाठ करेगा। मैंने कहा अच्छी बात है, संस्कृत भाषाओं की माँ है, इसका विस्तार होना चाहिए। आयोजक बोले, ऐसा कुछ नहीं है मफतलाल जी, ऐसा कुछ नहीं है, आपको संस्कृत की कविताओं का हिंदी में अनुवाद करना है। ब्रह्म कुमारी वालों, मैं हमेशा संस्कृत में सप्लीमेंट्री से पास हुआ, अपने को आती नहीं। मैंने कहा पब्लिक को आती है क्या? बोले पब्लिक को नहीं आती। मैंने कहा फिर क्या संकट है, कर दूंगा अनुवाद। कवि आया, कवि ने आते ही पंक्तियां पढ़ी, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। मैंने कहा स्त्री का चरित्र देखकर पुरुष भाग गया। वो बोला, देवो न जानाति कुतो मनुष्य। मैंने कहा देवता भी नहीं जानते, आदमी कुत्ता होता है। ये अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है। मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा ये बताओ, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका क्या अर्थ होता है? बच्चा बोला, तू सो जा माँ, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। हाय रे सबला पुरुष तेरी यही कहानी, मुंह पे है मूछ और आंखों में पानी। और सुनो, गुस्सा आना मर्द की निशानी है, लेकिन गुस्से को पी जाना शादीशुदा मर्द की निशानी है। विज्ञान ये कहता है पुरुष के शरीर में 1.5 लाख नसें होती है, सिर्फ पत्नी जानती है कौन सी वाली कब दबानी। आनंद से रहिए, कोई चिंता तनाव नहीं, लेकिन यही वो नारी शक्ति है, माताएं हैं, बहनें हैं, जो पुरुषों के जीवन को स्वर्ग से सुंदर भी बनाती है। एक बार जोरदार तालियां इस नारी शक्ति के लिए। यकीन मानिए, चीन के पास अगर श्रम की शक्ति है, अगर अमेरिका के पास डॉलर की शक्ति है, अगर जापान के पास तकनीक की शक्ति है, अगर इंग्लैंड के पास अतीत की शक्ति है, तो हिंदुस्तान वो देश है जिसके पास परिवार की, संस्कार की, संस्कृति की शक्ति है, जो यहाँ देखने को मिल रही है। सीता के पास जब राम थे तो उसे सोने का हिरण चाहिए था, किंतु उसी सीता को जब पूरी सोने की लंका मिल गई तब उसे राम चाहिए थे। तो मैं चाहता हूं कि हर कवि अपना बेहतर सौंप रहा है, और सबसे अच्छी बात है आज सुना बड़ा अच्छा जा रहा है, आप पूरी ऊर्जा से सुन रहे हैं। हमें यह उम्मीद नहीं थी कि हमें यहाँ पे इतने अच्छे जागृत श्रोता, ऊर्जावान श्रोता मिलेंगे। मैं चाहता हूं फिर से एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए आप। मैं कहूँगा, हे माँ शारदे, तू हमें प्यार दे, आनंद लोक में, इस शांति वन में जो साधक कविता का आनंद उठाने आए हैं, इन सबको लाड़ दे, दुलार दे, और इस देश में जितने भ्रष्ट नेता हैं उन सबको जमीन में। अच्छा, आप पहले से ही समझ गए अब कौन सा शब्द आने वाला है। इसका मतलब कविता तो आप भी कर लेते हैं, फिर हमें क्यों बुलाया? हमें तो आज एक पत्रकार पूछने आए थे, बोले अजातशत्रु जी, हमने आपको टेलीविज़न पे देखा है, सुना है, आज आप कुछ कहना चाहेंगे? मैंने कहा क्या? बोले आदमी और नेता में क्या अंतर है? मैंने कहा आदमी अगर कोशिश करे करता रहे तो एक दिन नेता बन जाता है, लेकिन नेता अगर लाख कोशिश करे जिंदगी में कभी आदमी नहीं बन सकता। तो यहाँ जो है, यहाँ तो दिव्यात्माएं हैं। यहाँ इस परिसर में, मैंने पूर्व में कह दिया, कवियों का सौभाग्य है
कि वो लोग आज यहाँ पे अपनी बात भी करेंगे, आध्यात्म की बात करेंगे और कुछ लोग हंसाएंगे भी आपको। क्योंकि जैसा ओशो ने कहा था कि जब हम किसी को हंसाते हैं तो ईश्वर की आराधना करते हैं। तो हम ईश्वर की आराधना ही, हंसने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जाता है, वो जहाँ जाता है वहाँ स्वर्ग बना देता है। देखिए, निर्मल होना बहुत ज़रूरी है, आत्मा से निर्मल होना। और आज मैं देख रहा हूँ आप सब इतने, ये निर्मलता ऐसे ही नहीं आती है। अच्छे अच्छे पैसे वाले, करोड़पति, अरबपति निर्मल नहीं होते हैं, लेकिन आपके चेहरे पढ़ रहा हूँ मैंने किताबें कम पढ़ी, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन चेहरे खूब पढ़े। लोग अखबारों के आदी हो गए, वरना चेहरों पर भी क्या लिखा नहीं। लोग अखबारों के आदी हो गए, वरना चेहरों पर भी क्या लिखा नहीं। और ये नहीं कहता कि मैं अंधों में था, अरे आंख वालों ने मुझे देखा नहीं। तो जरा मन भर के सुनिए। और इसलिए भी जरूरी है कि अहंकार का त्याग कर दीजिएगा। जीवन में अगर कहीं बचा हो, तो यहां तो मैं उम्मीद नहीं करता हूं, आदमी का सबसे महान शत्रु अहंकार। मिट्टी में मिलाता तो मिलाता चला जाता है। उदय प्रताप जी की पंक्तियां मुझे याद आ गई है। आदमी का सबसे महान शत्रु अहंकार, मिट्टी में मिलाता तो मिलाता चला जाता है। मादक से मादक पदार्थों का सारा मद एक एक घूंट में पिलाता चला जाता है। और परिणाम पूछना तो रावण से पूछ लेना। परिणाम पूछना, ऐसी पंक्ति मैंने जीवन में कभी पढ़ी नहीं, आपने सुनी नहीं होगी। परिणाम पूछना तो रावण से पूछ लेना। बल से जो धरती हिलाता चला जाता है, और एक दिन 10 शीश 20 भुजा का घमंड एक रामबाण पे चढ़ाता चला जाता है। तो कविता वही काम करती है। हिंदी के कवि आपने बुलाए हैं, हम तो आपके बहुत आभारी हैं। और ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि रानी पटरानी दासी के समान लगती है, जाने कब स्वर्णमयी प्रात फिर आएगी। रानी पटरानी दासी के समान लगती है। इंग्लिश मीडियम स्कूल से अच्छी है, पढ़ाइए उनको आप, लेकिन अपनी माँ से भी तो परिचित करवाइए हिंदी से। रानी पटरानी दासी के समान लगती हैं, जाने कब स्वर्णमयी प्रात फिर आएगी। देवनागरी की गागरी भरेगी अमृत से। देवनागरी है वो लिपि जिसमें लिखी जाती है, बच्चे जानते नहीं है। देवनागरी की गागरी भरेगी अमृत से, मृतक जनों में नव प्राण फुकवाएगी। और देश की अनेकता को एकता में ढालने को देख लेना, हिंदी सही भूमिका निभाएगी। अंग्रेजी ए फॉर एप्पल से शुरू होती है, जेड फॉर जेब्रा जानवर बनाकर छोड़ती है। हिंदी अनपढ़ से शुरू होती है, ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। अपनी भाषा के संस्कार है। देश की अनेकता को एकता में ढालने को देख लेना, हिंदी सही भूमिका निभाएगी। अब जो नारी शक्ति है उनकी तालियां आमंत्रित करता हूं अगली पंक्ति पे। देश की अनेकता को एकता में ढालने को देख लेना, हिंदी सही भूमिका निभाएगी। और हिंदी की लगाए बिना बिंदी निज भाल पर, भारत मां कभी न सुहागिन कहाएगी। तो आइए, आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, सच कह रहा हूं मैं, इतने अच्छे श्रोता अगर देश के मफतलाल जी हर कवि सम्मेलन में हो जाए तो कवि सम्मेलनों के भाग्य बदल। इतने अच्छे श्रोता मिलते नहीं है। मैं तो दीदी से अनुरोध करूंगा, ये व्यक्तिगत मेरी प्रार्थना है कि आप इन श्रोताओं का कभी कभी निर्यात कीजिए। जैसे हम कवि सम्मेलन करते हैं उदयपुर में, तो दीदी 5 बसें यहां से भिजवा दीजिए। उन बसों का खर्चा हम उठा लेंगे, लेकिन अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप। जिस तरह से आप सुन रहे हैं, ऐसे श्रोता पूरे देश में जरूरत, ताकि हिंदी का भाग्य बने और भविष्य बने, कवियों का भाग्य बने और इनके लिफाफे थोड़े मोटे हो जाएं। क्योंकि हमें बुलाने वाले मफतलाल जी, मफतलाल जी से पैसे मांग ही नहीं सकते, लेकिन जिंदगी में पहली बार मफतलाल जी ने यहां पे मुद्रा खर्च की है। तो मफतलाल जी के लिए भी एक बार तालियां बजाएं आप। और इन तालियों में इन्हें ज्ञान दीजिए कि मुद्रा थोड़ी और खर्च किया करें। अच्छा सुन रहे हैं आप। देखिए, कवि लोग आपको हंसाने आए हैं, क्योंकि रुलाने के लिए तो आपकी रिश्तेदारी काफी है। मैं सच कह रहा हूं, जीवन में एंजॉय का ग्राफ बढ़ाए। अब तो आप लोग तो वही काम करते हैं, आप भी मनहूस चेहरों पे
मुस्कान बिखेरने का काम यदि कोई करता है तो ब्रह्म कुमारी प्रजापति विश्वविद्यालय करता है। तो ये बहुत जरूरी है। मनहूसियत जिन चेहरों का श्रृंगार करती है वहां पे मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। तो चूंकि ये कवि आपको हंसाने आए हैं, आपने कभी जीवन में किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा होगा। किसी गधे को हंसता हुआ देख लो तो यकीन मानिए, विश्वास कर लेना, वो मनुष्य बनने की प्रक्रिया में है। और किसी मनुष्य की हंसी यदि गायब हो जाए तो समझ लीजिएगा। सबको आप अच्छा सुन रहे हैं। कानों में कुंवारी के जो रहती है बालियां, कविता जो है वो 3 अक्षर देखिए। क यानी कल्पना, वी यानी विचार, ता यानी तालमेल। जहां कल्पना और विचारों में बेहतर तालमेल हो जाता है वहां कविता सुख भी देती है, आनंद भी देती है। कानों में कुंवारी के जो रहती है बालियां, बालियों से प्यारी लगे जीजा जी को सालियां, सालियां परोस लाई लड्डुओं की थालियां, थालियों की कविता बजाइएगा तालियां। अब आप तालियां बजाते बजाते थक भी गए हैं, पर कवि फिर भी कहता है कि आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद दे दीजिए इसका मतलब है ताली बजानी है। आपका प्यार चाहूंगा इसका मतलब ताली बजाना। आपकी कृपा बनी रहे इसका मतलब ताली बजाना। अलग अलग अदाओं से कवि कहता है। कई सारी बातें हैं। दर्द कहीं भी, ये बच्चे बैठे हैं, संस्कार बदल गए, चीजें बदल गई। अपना बच्चा रोता है ना तो दिल में दर्द होता है, और पड़ोसी का बच्चा रोता है ना तो सिर में दर्द होता है। और अपनी बीवी रोती है ना तो सिर में दर्द होता है, और पड़ोसी की बीवी रोती है ना, मैं वो बात नहीं कह रहा था लेकिन आप वही समझे। आनंद है, हंसी, निर्मल हास्य रखिए, अच्छी बात है। एक शमशान घाट पे लिखा हुआ था मृत्यु अटल है। राजनीति भी हर जगह कहां कहां पहुंच जाती है। राजनीति लिखा हुआ था मृत्यु अटल है। एक कांग्रेसी वहां पहुंच गया, बोले अच्छा यहां भी बीजेपी। उसने नीचे लिख दिया मृत्यु न अटल है न आडवाणी है, हमारी मृत्यु तो राहुल गांधी है। मैंने कहा बहुत गलत बात। सभी पार्टियों का सम्मान कीजिए, सभी नेताओं का सम्मान कीजिए। हमारे लिए हर पार्टी वंदनीय, अभिनंदनीय, जो देश के विकास में अपना योगदान दे रही है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिख दी जिस कविता में मैं नाम नहीं लेता हूं, उनके कारनामों से आपको पता लग जाए तो मुझे बता देना कि आप समझ गए। पहला किरदार आप देख ले, आनंद लीजिए, जाइए मत, बस थोड़ा सा आप मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हमने जिन सरकारों पे लिखा वो बैठ गई। ये मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि आप नए श्रोता हैं। हमारे पवार जी कहते हैं, सुनिए पहला किरदार समझ जाओ तो तालियां बजा के मुझे समझा देना कि आप समझ गए, क्योंकि मुझे अभी तक ये भ्रम है आप समझदार हैं। सुनिए, दिल्ली भी हमारी, पंजाब भी हमारा, अब धरने पे धरना लगा के मार डालूंगा। समझ जाओ तो बता देना समझ गए। कुछ तालियां बजी, इसका मतलब कुछ समझदार हैं। अच्छा नहीं भी समझो तो ताली इसलिए बजा देना ताकि पास वाले को पता लग जाए आप समझदार हैं। दिल्ली भी हमारी, पंजाब भी हमारा, अब धरने पे धरना लगा के मार डालूंगा। मुफ्त में मिलेगा पानी, बिजली, दवाई मुफ्त, भारत को श्रीलंका बना के मार डालूंगा, भारत को श्रीलंका। जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा, नाम नहीं लूंगा। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा, स्वदेशी हूं विदेशी चबा के मार डालूंगा। शत्रुओं से नित्य ही कराऊंगा कपाल भांति, एक आंख अपनी दबा के मार डालूंगा, एक आंख अपनी। अब आपकी तालियों से मुझे लग रहा है कि आप सब समझदार हैं। एक बार अपने लिए दोनों हाथ हवा में उठाकर तालियां बजा दी। खुलेआम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा। अगली पंक्ति सुन ले आप। खुलेआम और अगर समझ जाओ तो आपकी तालियां लहराते हुए देखना चाहता हूं। खुलेआम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा। कान खोल सुन लेना, माफिया का काल हूं मैं, ऐसा बुलडोजर चला के मार डालूंगा, ऐसा बुलडोजर। क्या बात है, मुझे तो यहां बहुत पहले आ जाना चाहिए था, इतने अच्छे श्रोताओं के। एक किरदार और देखिए आप।
खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा, भाई और बहनों सुना के मार डालूंगा। समझ गए? समझ गए? पक्का? खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा, भाइयों व बहनों सुना के मार डालूंगा, वनवास भेज दूंगा राम के विरोधियों को। अब जरा मन दे अपना, वनवास भेज दूंगा राम के विरोधियों को, राम जी का मंदिर बना के मार डालूंगा, राम जी का मंदिर। हुई अयोध्या झनक दुलारी। 22 जनवरी को इस बार पूरे देश ने दीपावली मनाई, ये सौभाग्य भी हमें मिला। हुई अयोध्या झनक दुलारी, खड़े रह गए महाबली, मची खलबली सभी दलों में गए अमेठी लला लली। और मंदिर पे फहराता भगवा लहर लहर कर बोल रहा। अब आपकी तालियां अगली पंक्ति पे तिलक कर देगी। मंदिर पे लहराता भगवा लहर लहर कर बोल रहा, अरे राम कृपा तो वो ही पाए जो पूजे बजरंग बली। कि खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा, भाइयों व बहनों सुना के मार डालूंगा, वनवास भेज दूंगा राम के विरोधियों को, राम जी का मंदिर बना के मार डालूंगा, राम जी का मंदिर। एक किरदार और है जिसके बारे में मैं नहीं लिखता तो कविता अधूरी रह जाती। आप बराबर समझते जा रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मफतलाल जी सुनिए आप, कि जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा। अब धीरे धीरे वो इंप्रूव हो रहे हैं और इस बार तो चुनाव के परिणाम ऐसे आए कि हारे हुए खुद को जीता हुआ महसूस कर रहे हैं और जीते हुए खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। कि जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा, खुद की तबाही पर चिंतन शिविर होगा, बैंकॉक में छुट्टियां मना के मार डालूंगा, बैंकॉक। एक किरदार और देखिए आप, ये मफतलाल जी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, वहीं से निकला है कि खाली यदि मुझसे कराओगे जो बंगला तो बंगले की टोटियां चुरा के मार डालूंगा। खाली यदि मुझसे कराओगे जो बंगला तो बंगले की टोटियां चुरा के मार डालूंगा, आपकी सुनूंगा नहीं बाप की सुनूंगा नहीं, साइकिल को पंचर करा के मार डालूंगा, साइकिल को पंचर। कविता खत्म, ताली बजाओ। ये मुझे कान में कहने आए थे कि एक कविता और सुना दीजिए। बस एक कविता और सुना देता हूँ। इस मुल्क के आखिरी मुगल बादशाह हुए बहादुर शाह जफ़र, जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और एक अंग्रेज शायर ने ताना मारते हुए कहा कि दमदमे में दम नहीं है खैर मानो जान की, ए जफ़र ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो शायर का जवाब था, आपका मन मिले कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो हिंदी कविता ने क्या किया है, सारथी परिवार जो है वो पूरे देश में कवि सम्मेलनों की एक आंदोलन के रूप में सारथी परिवार कवि सम्मेलनों को लेके चल रहा है। मैं इस परिवार को बधाई देता हूँ कि इनके द्वारा ही सही कविता घर घर तक पहुँच रही है। एक बार इस परिवार के लिए, सारथी परिवार के लिए जोरदार तालियां आप बजा दें। हिंदी कवि सम्मेलन में कवियों ने क्या किया, मेरे गुरुजी राजेंद्र गोपाल जी व्यास यहाँ विराजे हुए हैं। कविता में थोड़े बहुत संस्कार अगर मेरे भीतर उतरे हैं तो वो आपकी कृपा से उतरे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और आज इस कविता का जो मस्तक पे जो चंदन का तिलक लगेगा वो आपके गीत के बिना नहीं लगेगा। मैं भी 2 मिनट के लिए मैं भी उस अनुशासन का पालन करूँगा जिस अनुशासन का पालन हर कवि ने किया है। हिंदी कविता ने क्या किया, मन दीजिए आपका। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया, ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया, इसने ही आजादी का परचम सीमा पर लहराया, वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया, वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया, बिस्मिल शेखर भगत सिंह मंगल पांडे का नाम लिया, पराधीनता की बेड़ी से करने को आजाद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता क्यों है जिंदाबाद कविता? ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है,
ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है, सूर कबीरा तुलसी मीरा सबका ही ये तीरथ है। सरयू के तट पर अवधी की चौपाई मुस्काती है, जो रुबाई उर्दू की बाहों में आकर ढल जाती है। नहीं बनी शागिर्द किसी की, सबकी है उस्ताद। कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। मैं उन भाग्यशाली कवियों में हूं जिसने देश की सरहदों पे सैनिकों के सामने कारगिल के मैदान में काव्य पाठ करने का सौभाग्य आपके अजात शत्रु को मिला। भारतीय सैनिकों ने दुश्मन देश के सैनिकों के आत्मविश्वास को कमजोर करने के लिए कुछ बोर्ड लिखवा रखे हैं। एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे। मैंने कहा ये क्या लिख दिया है, लेकिन नीचे लिखी पंक्ति मैंने पढ़ी, मैं वहां पे अपनी तालियां नहीं रोक पाया, आप यहां पे अपनी तालियां नहीं रोक पाएंगे। उस बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे, क्योंकि हम तो करेंगे नहीं। दूसरा बोर्ड पढ़ने जा रहा हूं, अपनी तालियों को बड़ी कर देना। दूसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, आतंकवादियों को माफ करना अल्लाह का काम है, लेकिन उनकी अल्लाह से मुलाकात करवाना भारतीय सेना का काम है। और तीसरा बोर्ड पढ़ते हुए मेरी आंखें नम हो गई। तीसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, हमें इस बात का बेहद अफसोस है कि अपने वतन को देने के लिए, अपने देश को देने के लिए हमारे पास सिर्फ एक जीवन है। जब तलक लाली लहू के एक भी कतरे में है, कौन कहता है वतन की आबरू खतरे में है। तब पढ़ता हूं, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। और क्यों है जिंदाबाद? ये गरीब की आहों में, आंसू में, दुख में रहती है, माँ के आंचल से अविरल गंगा जमुना बन बहती है। अभी एक माँ हमारे बीच में थी यहाँ पे, और वो माँ अभी नहीं है, लेकिन वो साक्षात रूप में हर माँओं के बीच में विद्यमान है। बहुत रोते हैं पर आंचल हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। कहीं मुनव्वर भाई कहते हैं, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। और अपने एहसास को आंसू से भिगो देती है। माँ जब गुस्से में होती है ना, तो रो देती है। कहीं निरंजन मासूम कहते हैं, घम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी। अब तालियों को बड़ी करना, घम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी। अरे माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या हो। ये गरीब की आहों में, आंसू में, दुख में रहती है, माँ के आंचल से अविरल गंगा जमुना बन बहती है। इसको गाकर हर किसान मजदूर सिपाही झूमा है, रंग दे बसंती चोला ने फांसी का फंदा चूमा है। क्रांति संस्कारों की धरती करने को आबाद, कविता जिंदाबाद। एक साथ आप सब गाइए, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद हमारी। जब मैंने कविताएं लिखनी शुरू की, आखिरी पड़ाव पे हूं, तब मैंने माँ के सामने एक शपथ ली, माँ मुझे इतनी शक्ति देना, ताकत देना, हिम्मत देना, कभी वक्त आए तो अपने आप के खिलाफ भी लिख सकूं, लेकिन अगर मेरे देश की बात हो तो अपने बाप के खिलाफ भी लिख सकूं। ये करके लिखा। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है, कविता की प्राण पंक्तियां पढ़ रहा हूं। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है, माँ के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती है। स्वर्णिम इसके शिलालेख हो करती ये परवाह नहीं, पद्म पुरस्कारों की भी तो रहती इसको चाह नहीं। तन जाती है भरी सभा में कहकर मुर्दाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद। अंतिम पंक्तियां पढ़ के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और यहां से उठ के कोई जाएगा नहीं। 2 मिनट सिर्फ ये कवि सम्मेलन, उसके बाद में हमारे गुरुजी एक गीत सुनाएंगे, सुनिए आप। पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई, पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई है, सूर्यमल मिश्रण की अग्नि यही चंद बरदाई है। मत समझो हल्दी घाटी की बात जरा सी छोटी है। एक नाम अगर आपके आसपास से गुजरा हो तो उसके नाम के समर्थन में आपके हाथ उठे। मत समझो हल्दी घाटी की बात जरा सी छोटी है,
परम प्रतापी महाराणा की अरे घास की रोटी है, परम प्रतापी महाराणा की अरे घास की रोटी है। शबनम का कतरा बन जाती कभी बनी फौलाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। जरा दोनों हाथ लहरा दें, मुझे अच्छा लगेगा, आपने समर्थन किया।